जय हिंद। आरएसपी इंडिया पर आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे सूर्य साम्राज्य, सूर्य वंश के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि सूर्य वंश की स्थापना इंडिया में कैसे हुआ था, सूर्य वंश ने अपना स्थापना किस प्रकार से किया था और शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया था। आज हम लोग सूर्य वंश के बारे में जानेंगे। तो मैं डियर आपको बताऊंगा, सूर्य वंश की स्थापना 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, मैं यदि बात करूं आपको सूर्य वंश की स्थापना, तो सूर्य वंश की स्थापना 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किया था। लेकिन किस प्रकार से सूर्य वंश की स्थापना हुआ था, आइए हम लोग जानते हैं। यदि हम लोग बात करें सूर्य वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का, अभी शेरशाह सूरी का नाम, वास्तविक नाम शेरशाह सूरी नहीं था। वो हम लोग जाने थे कि जब चौसा की लड़ाई होता है तो चौसा की लड़ाई जीतने के बाद शेरशाह सूरी जो है अपना नाम बदलता है, शेरशाह सूरी बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सूर्य वंश के। तो शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में या 1486 ईस्वी में हुआ था। ऐसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि यह एक इतिहासकार है परमात्मा इतिहासकार के अनुसार उनका जन्म जो है 1472 में हुआ था, जबकि डॉक्टर कारुगु के अनुसार उसका जन्म 1486 में हुआ था। तो उसके जन्म में कुछ थोड़ा सा विवाद है, तो विवाद के कारण माय डियर यहां से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। हम लोग बात करेंगे आपका उनके बचपन का नाम। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था फरीद खां, और पिता का नाम था हसन खां। शेरशाह सूरी के पिता कौन थे? तो पिता का नाम था हसन खां। वो हसन खां कौन थे? तो हसन खां सासाराम के जमींदार थे। मैं डियर मैं आपको बात करूं तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां और पिता का नाम क्या था? तो हसन खां सासाराम के, बिहार के सासाराम के जमींदार थे। वही हम लोग बात करें, जब शेरशाह सूरी थोड़ा सा बड़े होते हैं तो उनका शिक्षा की बात करें तो शेरशाह सूरी की शिक्षा जौनपुर में होता है। कहाँ होता है? तो शेरशाह सूरी की जो शिक्षा दीक्षा होता है मैं डियर वो होता है आपका जौनपुर में। आगे हम लोग बात करेंगे बहार खां लोहानी के बारे में। ठीक है, बहार खां लोहानी जो है शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था। कहा जाता है कि जब शेरशाह सूरी बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर रहे थे तो एक बार वो एक ही तलवार में एक शेर को मार देते हैं, और इसी कारण से बहार खां लोहानी खुश होकर के शेर खां को मतलब शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि देते हैं। यानी शेरशाह सूरी को जो है शेर खां की उपाधि देते हैं। हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग वहीं पे प्रारंभ में क्या हुआ था? तो प्रारंभ में शेरशाह सूरी का संबंध अपने पिता के साथ ठीक नहीं था। प्रारंभ में शेरशाह सूरी का संबंध अपने पिता से ठीक नहीं था, जिस कारण वह वहां से भाग जाता है। होता क्या है कि प्रारंभ में शेरशाह सूरी का संबंध अपने पिता हसन खां से ठीक नहीं था, तो वह कहां से? बिहार के सासाराम से भाग जाते हैं और किसके यहां पहुंचते हैं? तो बहार खां लोहानी के यहां जाकर नौकरी करते हैं। बहार खां लोहानी के यहां जाकर के वो नौकरी करता है। माय डियर शेरशाह सूरी जो है जिसको हम लोग बचपन में फरीद खां के नाम जानते हैं, तो फरीद खां जो है बचपन में बहुत ही तेजस्वी थे, बहुत ही क्वालिटी किस्म के आदमी थे। तो जैसे ही वो भाग करके बहार खां लोहानी के दरबार में पहुंचते हैं तो कुछ ही दिन के उपरांत बहार खां लोहानी के यहाँ उनका चर्चा होने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद मंत्री, जैसे कि प्रत्येक राजा के यहाँ एक सभा लगता है, तो उनके सभा में जो है फरीद खां का जो है उसका चर्चा होने लगता है कि फरीद खां को बहार खां लोहानी बहुत मानते हैं। जो फरीद खां बोलते हैं वही जो है बहार खां लोहानी करते हैं। तो इस तरह से उनके दरबार में उसके खिलाफ यानी फरीद खां के खिलाफ बहुत सारे चर्चाएं होने लगते हैं, जिससे होता क्या है कि फरीद खां, वही शेरशाह सूरी, फरीद खां जो है कुछ क्षणों के लिए परेशान हो जाता है और वो लास्ट में एक डिसीजन निकालते हैं कि वह बहार खां लोहानी के दरबार छोड़ देते हैं और वहां से भागते हैं। बहार खां लोहानी के दरबार से भाग कर वह मुगल सेना, इस टाइम मुगल वंश की स्थापना हुआ था, तो मुगल शासक बाबर जो है अपने सेना का विस्तार कर रहा था, तो उसी के सेना में जो है वही फरीद खां शामिल हो जाते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि जैसे वो सेना में शामिल होता है तो कुछ ही दिन के उपरांत
शेरशाह मतलब वही फरीद खां को मुगल के साथ एक युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय से जो युद्ध हुआ था, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं कि मेदिनी राय को किस तरह से बाबर हराए थे, तो जो मेदिनी राय का युद्ध हुआ था उस युद्ध में वही फरीद खां भी भाग लिए थे। और वहीं से मुगल किस प्रकार से अपना युद्ध करता है, मुगल का नीति क्या है, किस तरह से मुगल अपना नीति बना के युद्ध जीतता है। यानी कि मुगल के पास तो बहुत कम सेना था। जब बाबर दिल्ली पे अटैक किए थे तो उसके पास मात्र 12,000 सेना था और इब्राहिम लोदी के पास लाखों सेना था, फिर भी बाबर ने वो युद्ध जीता था। तो वही युद्ध नीति कि किस तरह से बाबर अपने सेना को विस्तार कर रहा है, किस तरह से कौन सा नीति है, कौन सा नीति से वो युद्ध जीता है। तो फरीद खां चंदेर के युद्ध में ये सब जीत लिया, ये सब सीखा, ये सब गुण जीता, वो सब सीखा। और सीखने के बाद जब वहां से आते हैं फरीद खां, तो फरीद खां बोलते हैं कि यदि मेरा भाग अच्छा रहेगा और मेरा भाग अच्छा रहेगा और समय साथ देगा तो मैं एक दिन इन मुगलों को इंडिया से भगा के रहूंगा। और माय डियर, आपको पता है कि आने वाले दिन में वो भगाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से फरीद खां ने मुगलों की साम्राज्य को कुछ दिनों के लिए शांत कर दिया था। तो आगे हम लोग चलेंगे। जब वो वहां से मुगल के साथ में मिलकर के मेदिनी राय से चंदेरी का युद्ध लड़ते हैं, तो युद्ध जीतने के बाद वहां भी वो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाता है और पुनः वहां से भाग करके पहुंचता है किनके यहां, जहां पे वो नौकरी कर रहा था, बहार खां लोहानी के दरबार में पहुंचता है। जैसे ही बहार खां लोहानी के दरबार में पहुंचते हैं, बहार खां लोहानी देखता है कि फरीद खां आ गया, जिसे वो जो है शेर खां की उपाधि दिया था, शेर खां आ गया। बहार खां लोहानी बहुत ही खुश होता है और खुशी के मारे वो अपने बेटा का संरक्षक जो है, अपने बेटा का संरक्षक के रूप में जो है शेर खां यानी फरीद खां को नियुक्त कर देता है कि तुम जाओ, आज से मेरे बेटा का संरक्षक बन जाओ। अब आगे यहां से होता क्या है, फरीद खां के साथ में भगवान साथ दिए। कुछ दिनों के उपरांत होता क्या है कि अचानक बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, कुछ दिनों के उपरांत बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाता है, जिससे उसके भाग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। कब किसका भाग चमक जाए कोई देखा नहीं है। कब आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इससे पहले अभी हम व्हाट्सएप पे मेरे पास एक न्यूज आया था कि एक लड़की जो है 29 टाइम्स में बीपीएससी अटेंड की और जाकर के वो क्रैक कर ली। तो मतलब सोचो जरा सा कि कितना पेशेंस होगा उसके पास, 29 टाइम्स। तो बिलीव नहीं होता, हमको पता फेक न्यूज है, लेकिन पूरा एक पेपर का कटिंग था तो बिलीव करना, क्योंकि 29 टाइम्स बहुत अधिक हो गया। लेकिन बीपीएससी में बस एज लिमिट है और अटेंड का लिमिट नहीं है, तो हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा कि वो बहुत कम ही टाइम से अपना अटेंड करना चालू कर दिया होगा। तो इस तरह से यानी कि कहने का अर्थ कब किसका भाग किधर ले जाए, कब कौन क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद फरीद खां के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे बहार खां लोहानी की मृत्यु होती है तो कुछ दिनों के उपरांत वो उनकी पत्नी दुद्दू बेगम के साथ निकाह कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है बहार खां लोहानी की मृत्यु होता है, तो कुछ दिनों के बाद जो बहार खां लोहानी की पत्नी होती है दुद्दू बेगम, उसके साथ जो है वो शेर खां विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद शेर खां जो है कुछ अपना साम्राज्य चाहता है कि मुझे हक मिले, तो जैसे विवाह करते हैं तो उसका मतलब कि बहार खां लोहानी का बेटा होता है जलाल खां भी स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फरीद खां यानी शेर खां बहुत ही उदार दिल वाला व्यक्ति है, तो थोड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ सरदारों के कारण, कुछ गिने चुने सरदारों के कारण वो उसके बहकावे में आ जाता है कि नहीं यह गलत है, फरीद खां को यानी शेर खां को यह नहीं करना चाहिए। तो यह बहकावे के कारण जलाल खां उससे विरोध करते हैं और वो वहां से भाग करके बंगाल साइड में अपना साम्राज्य चलाने के लिए वो बंगाल साइड में चले जाते हैं। तो इससे शेर खां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेर खां बोलता है ठीक है जैसी आपकी इच्छा, वो बेचारा भाग करके बंगाल साइड में जलाल खां चले जाते हैं। ठीक है, यदि हम लोग बात करें आगे, थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। जैसे कि जब वो जलाल खां बंगाल के साइड में भाग जाते हैं
तो शेरशाह सूरी बड़ी आसानी से दक्षिण बिहार के शासक बन जाते हैं, क्योंकि इसके सामने कोई है नहीं। तो शेर खां जो है वही शेरशाह सूरी, फरीद खां जिसके तीन नाम से जाना जाता है। बचपन का नाम फरीद खां और शेर खां, वही बाहर खां लोहानी इसको शेर खां से पुकारे थे। बाद में वो चौसा का युद्ध जीता था तो शेरशाह सूरी का उपाधि धारण किया था। तो वही शेरशाह आसानी से दक्षिण बिहार के शासक बन गए और एक उपाधि धारण करते हैं। जैसे ही वो दक्षिण बिहार के शासक बनते हैं तो एक उपाधि धारण करते हैं, हजरत ए आला नामक एक उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। और हजरत ए आला उपाधि से वो जाने जाते हैं और अपने साम्राज्य का मतलब निर्माण करते हैं। और कुछ ही दिनों के उपरांत जब वो अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगते हैं तो आप इतिहास में देखेंगे कि अधिकांश शासक जो है अपने साम्राज्य शादियों के थ्रू किया था। जैसे बिंबिसार वगैरह आप लोग जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो जितने सारे शासक थे अपना शादी कर करके अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। तो कुछ ही दिन के उपरांत यानी कि 1530 ईस्वी में क्या होता है, तो चुनारगढ़ के जो सरदार होते हैं ताज खां, 1530 की बात करें माय डियर, तो 1530 में क्या होता है, तो 1530 में चुनारगढ़ का जो एक ताज खां नामक शासक होता है उसका मृत्यु हो जाता है। तो जैसे ही चुनारगढ़ के जो शासक ताज खां के मृत्यु होता है, यह बात पता चलता है किसको, वही फरीद खां को पता चलता है। तो फरीद खां वहां जाते हैं और उनकी पत्नी होता है कौन, लाड मलिका, ठीक है। और वो वहां जाते हैं और लाड मलिका से निकाह कर लेते हैं और निकाह करने की उपरांत ही माय डियर वो चुनारगढ़ के किले के सरदार हो जाते हैं। यानी कि चुनार पर भी अब जो है किसका अधिकार, अब चुनारगढ़ पे भी शेरशाह का अधिकार हो जाता है, ठीक है। होता क्या है कि 1532 ईस्वी में हुमायूं के साथ, हम लोग पिछले वीडियो में जब हुमायूं के बारे में पढ़े थे तो हुमायूं की वीडियो में हम लोग जाने थे कि 1532 ईस्वी में जो है हुमायूं के साथ एक दोहरिया का युद्ध हुआ था। 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के साथ दोहरिया का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो है शेर खां जो है मोहम्मद लोदी का हेल्प किया था, मोहम्मद लोदी को मतलब क्या साथ दिया था, ठीक है। तो इसी से गुस्सा हो गया था कौन, हुमायूं। इसे हुमायूं जो है गुस्सा हो गया था कि तुम इसका मदद क्यों करने वाला व्यक्ति हो। तो कुछ ही दिनों के उपरांत 1532 में ही हुमायूं ने जब चुनार का किला को घेरता है, इस चुनार को किला को घेरता है। हम लोग चुनार के बारे में विशेष जानकारी हुमायूं की जो वीडियो आपके डाला हुआ है इस लिस्ट में आप लोग देखेंगे। तो उस किला को घेरता है और घेरने के बाद जो है कई महीने तक जो है उस किला को घेरने के बाद में जो है शेरशाह सूरी और शेर खां और हुमायूं के साथ संधि होता है। और संधि में जो है शेर खां अपने एक बेटा को मुगल दरबार में भेजते हैं और उनके संरक्षण में ही अपना साम्राज्य चलाने का वचन देते हैं, लेकिन बाद में उस वचन से भी मुकर जाते हैं। ये जानकारी के लिए आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तभी आपको यह जानकारी मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे तो 1534 ईस्वी में शेर खां सूरजगढ़ को जीता एवं बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 1532 में क्या होता है, जैसे ही 1532 में उसे कहां से, चुनारगढ़ से निकाल दिया जाता है, यानी चुनार पे अपना अधिकार करने दिया जाता है। तो धीरे धीरे अपना साम्राज्य को विस्तार करता है, धीरे धीरे अपना साम्राज्य, क्योंकि उस टाइम हुमायूं जो है 1532 के बाद जो है दिन पनाह नामक भवन बनाने में व्यस्त हो गया। और उसके बाद जो है वो 1535-37 में जो है 1535-37-36 में जो है वो गुजरात के साइड में बहादुर शाह को दबाने के लिए हुमायूं चले गए थे। तो उसका फायदा उठा करके इधर जो है शेर खां जो है अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगा। और 1534 ईस्वी में शेर खां ने सूरजगढ़ को जीतकर बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। यदि हम लोग आगे बात करें, यह बात किसको पता चलता है, तो यह बात पता चलता है हुमायूं को माय डियर कि शेरशाह सूरी जो है वही फरीद खां जो है, शेर खां जो है अपना साम्राज्य का क्या कर रहा है, अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो वह हुमायूं गुजरात से बहादुर शाह को दबाने के बाद जो है हुमायूं जो है वहां से आते हैं किधर, शेरशाह सूरी से निपटने के लिए। तो वो यहाँ पे एक चौसा की लड़ाई होती है, जहां हम लोग पिछले वाला वीडियो में पढ़े थे कि चौसा की लड़ाई कहां पे हुआ था। तो ये जब शेरशाह बंगाल के तरफ में थे और शेरशाह को भी पता चला कि हुमायूं हमसे निपटने के लिए आ रहे हैं, और शेर खां जो है गया के रास्ते, जीटी रोड के रास्ते हुए कहां पहुंचते हैं,
तो यूपी बिहार के बॉर्डर जो चौसा क्रमनासा नदी के आसपास में जगह है वहां पहुंचते हैं और इधर से हुमायूं भी जो है अपना सेना के साथ पहुंचते हैं। दोनों सेना आमने सामने होती है माय डियर, और अब युद्ध होगा तब युद्ध होगा, ऐसा सिचुएशन होते होते बहुत दिन हो जाता है, 1 मंथ 2 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ के आसपास हो जाता है। होता क्या है कि अचानक बारिश होता है, और बारिश होता है तो चौसा नदी में भी बारिश पानी भर जाता है और गंगा नदी में भी पानी भर जाता है। अब जो है हुमायूं के पास जो जितनी सारी तोप वगैरह थे वो चलता तो नहीं, क्योंकि बारिश हो गया तो तोप वगैरह काम ही नहीं करेगा। अब शेरशाह जो है आसानी से अटैक करता है किस पे, हुमायूं पे, और हुमायूं हार जाते हैं यहाँ पे, और वो अपना घोड़ा सहित गंगा नदी में छलांग लगाते हैं और वहां पे एक निजाम नामक भिश्ती उसको बचाते हैं, और बाद में जो है वही हुमायूं जो है उसको एक दिन के बादशाह घोषित करते हैं। यह सारी जानकारी हम लोग पिछले ही वीडियो में देखे थे। विशेष जानकारी के लिए आप पिछले वाला वीडियो अवश्य देखेंगे, और आपको यह चैनल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे माय डियर। यहां देखेंगे इसके बाद जैसे ही चौसा का युद्ध होता है खत्म, हुमायूं भागते हैं, और कुछ ही दिनों के उपरांत एक युद्ध होता है। कुछ ही दिनों के उपरांत क्या, 1540 में ही हुमायूं अब अपने सारे भाई को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, और 1540 में कन्नौज और बिलग्राम की युद्ध होता है। और कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध होने पर जो है हुमायूं पूरी तरह से 1540 में क्या करते हैं, इंडिया से मुगल वंश की जो है नींव हिल जाती है, वहां से मुगल कुछ दिनों के लिए समाप्त हो जाता है और एक नए राजवंश अस्तित्व में आते हैं। वही कौन सा, तो सूर्य राजवंश की स्थापना 1540 में होता है। तो हम लोग देखेंगे सूर्यवंश की स्थापना। सूर्यवंश की स्थापना आपका कन्नौज और बिलग्राम युद्ध के साथ ही होता है। जैसे ही कन्नौज और बिलग्राम युद्ध समाप्त होते हैं तो कुछ ही दिन के उपरांत 1540 में इंडिया में, भारत में सूर्यवंश की स्थापना होता है। और माय डियर, कोई भी साम्राज्य, कोई भी शासक जो है अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए जैसे ही शासन पे बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, तो अपना साम्राज्य का विस्तार चाहता है। तो उसी क्रम में प्रथम अटैक जो है शासक बनने के बाद शेरशाह सूरी प्रथम अटैक कहां करते हैं, तो गख्खर प्रदेश यानी कि सिंध के तरफ में गख्खर जनजाति होते हैं जो हुमायूं के वफादार होते हैं, उसके खिलाफ में करते हैं। क्योंकि जैसे ही गख्खर प्रदेश के जनजातियों को पता चलता है कि मेरा हुमायूं राजा हार गया, तो वो विद्रोह करते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी सिंध के तरफ में जाते हैं और उसको पूरा दबाते हैं, बहुत हद तक, बहुत अधिक हद तक दबाते हैं, अधिक हद तक दबाने में कामयाब होते हैं, लेकिन पूरी तरह से उस जनजाति को नहीं हटा पाते। अब वहां से लौटने के पश्चात एक और युद्ध से लड़ना पड़ता है। कहां पे, तो 1534 में ही शेरशाह सूरी ने बंगाल पे अधिकार किया था। लेकिन जैसे शेरशाह सूरी दिल्ली के गद्दी पे बैठते हैं तो बंगाल में एक विद्रोह हो जाता है, और उसी विद्रोह को दबाने के लिए शेरशाह सूरी दिल्ली से आते हैं और बंगाल में छोटा सा युद्ध लड़ते हैं। मतलब इस विद्रोह को बड़ी आसानी से दबाते हैं और बंगाल पर उसका अधिकार कायम रहता है। अब आगे चलेंगे हम लोग। शेरशाह सूरी अपना साम्राज्य का धीरे धीरे विकास यानी अपना साम्राज्य का जो है आगे बढ़ाना चाहा, तो इसी के तरफ में एक मालवा के मल्लू खां पे जो है अटैक करते हैं। मालवा के मल्लू खां के पर अटैक करता है, लेकिन मल्लू खां बेचारा कमजोर दिल वाला व्यक्ति, उदार दिल वाला व्यक्ति माना जाए, कि उसे लगा कि यदि शेरशाह सूरी यहाँ पे अटैक करेगा तो ढेर सारा जनता मारा जाएगा। इसलिए पहले ही वो शेरशाह सूरी के नाम सुन करके ही 1542 में आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब इस तरह से शेरशाह सूरी का अधिकार जो है मालवा पे भी अब उसका आराम से अधिकार हो जाता है। हम लोग माय डियर मल्लू खां को कादिर खां के नाम से भी जानते हैं। हम लोग आगे चलेंगे कुछ इस तरह से 1543 के आसपास। कब, 1543, तो 1543 में रसायन का युद्ध होता है। 1543 में रसायन का युद्ध होता है, जहां पे राजा पूरनमल अपना साम्राज्य चला रहे होते हैं। तो 1543 में जो है शेरशाह सूरी रसायन के किला को घेरता है, और घेरने के बाद कुछ दिन तो घेरे जब राजा पूरनमल को यह पता चलता है कि शेरशाह सूरी मानने वाला नहीं है, फिर भी वो बेचारा अपने महल से निकलने वाले कहां, वो शेरशाह सूरी से डरे हुए कि नहीं, शेरशाह सूरी बहुत खतरनाक टाइप के इंसान है, अब यदि उससे हम लड़ेंगे तो तुम हार निश्चित है। लेकिन रसायन का किला इतना मजबूत था कि शेरशाह उसे आसानी से हिला भी नहीं सकते थे। लेकिन कुछ दिनों के उपरांत शेरशाह सूरी का एक वफादार थे कुतुब खां एक संदेश भेजते हैं, किसको, मतलब शेरशाह सूरी के कहने पर कुतुब खां जो है राजा पूरनमल को एक पत्र लिखते हैं, और पत्र में संज्ञा देता है कि आप अपने महल से निकले, आप अपना महल शेरशाह सूरी को सौंप दे, अतः आपको
कोई आपकी जान की कोई हानि नुकसानी नहीं होगा। तो बाद में राजा पुरनमल मान लेते हैं और जैसे ही वो रसायन के किला से निकलते हैं तो रात के समय में शेरशाह धोखे से राजा पुरनमल को जो है हत्या कर देते हैं। यह बात कुतुब खां यानी शेरशाह सूरी के जो वफादार होते हैं कुतुब खां, उसे अच्छा नहीं लगता है और कुतुब खां खुद सुसाइड करके यानी आत्महत्या करके मर जाते हैं, जो शेरशाह सूरी के वफादार थे कुतुब खां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी पूछी थी। ठीक है ना। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट साम्राज्य विकास पे। तो शेरशाह सूरी आगे बढ़ते हैं और मारवाड़ पर यानी 1540 में अपना अधिकार चाहते हैं। तो मारवाड़ का जो राजा होता है राजा मालदेव होते हैं, जो जोधपुर यानी कि राजस्थान के साइड में होते हैं और ये राजपूत शासक होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं माय डियर। तो होता क्या है कि लगता है शेरशाह सूरी को कि मैं मारवाड़ को आराम से जीत नहीं सकूंगा, तो वो एक फर्जी लेटर, एक फर्जी पत्र जारी करते हैं और किसको, राजा मालदेव को यह भ्रमित कर देते हैं कि आपके जितने सारे सूबेदार हैं वह सब मेरे अंदर में हैं, मेरे अंदर काम करते हैं, अतः मैं जब भी चाहूंगा आपको हरा सकता हूं। यह एक गलत पत्र जारी करते हैं शेरशाह सूरी और बेचारा राजा मालदेव इसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और अपने आप को समर्पण कर देते हैं किस पर, तो शेरशाह सूरी के सामने अपना समर्पण कर देते हैं। लेकिन राजा मालदेव का दो वफादार सूबेदार दोनों भाई होते हैं, कौन सा, जो दोनों भाई होते हैं जातक और कुंपा, जातक और कुंपा वफादारी के साथ युद्ध लड़ते हैं। किससे, तो शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ते हैं और बहुत हद तक टक्कर देते हैं, लेकिन अंततः जातक और कुंपा को भी शेरशाह सूरी मार देते हैं और मारवाड़ पर जो है अपना अधिकार कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों के उपरांत माय डियर, यानी कि 1540 में तो वो राजा मालदेव को हराकर उस पर अधिकार कर लेते हैं और 1501 वर्ष के बाद 1545 में जब राजा मालदेव पूरी घटनाओं को एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, आराम से 1 साल के बाद पुनः रसायन के किला को वो अपने अधिकार में कर लेते हैं। किससे, शेरशाह सूरी से छीन करके अपने अधिकार में कर लेते हैं। अब आगे शेरशाह सूरी बढ़ते हैं किधर, तो कलिंजर की ओर। कलिंजर की ओर बढ़ता है कब, 1545 में ही वो कलिंजर की ओर बढ़ गए होते हैं। तो 22 मई 1545 में, यानी 1545 में एक कलिंजर पे जो वहां के शासक थे किरण सिंह, तो कलिंजर के किला नामी किला है और इसका किला के बारे में बताया कि इसका बाउंड्री सब इतना खतरनाक बाउंड्री था कि उस पर ना कोई चढ़ सकता है और तोप बम बारूद से भी बहुत जल्दी नहीं टूटा था। यानी कि जब शेरशाह सूरी अटैक करते हैं कलिंजर के किला पे, तो कलिंजर का जो किरण सिंह होते हैं वो किले के अंदर में होते हैं और दोनों के साथ किला बंद होता है। तो शेरशाह सूरी कई बार तोप चलाते हैं, कई सारे तोप का प्रयोग करते हैं और उसी युद्ध में यानी कलिंजर के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी एक उक्का नामक तोप चलाते हैं। ठीक है, और तोप जो है किला के दीवार से लगता है और लग करके वो शेरशाह सूरी के पास में ही आ जाता है और विस्फोट हो जाता है। इसी विस्फोट में शेरशाह सूरी घायल हो जाता है। जब शेरशाह सूरी घायल होता है तो इसके सेना में उत्साह आता है और उत्साही के साथ उसका सेना उस कलिंजर के किला के मतलब दरवाजे को तोड़ देता है और तोड़ के अंदर जाता है और किरण सिंह को अपना अधिकार में लेता है। जैसे ही किरण सिंह को अपना अधिकार में लेता है, यह सूचना मिलता है किसको, शेरशाह सूरी को, और शेरशाह सूरी को सूचना मिलते ही शेरशाह सूरी आराम से चैन से अपना मौत मतलब मर जाते हैं। क्योंकि शेरशाह लगातार युद्ध देखे आप, शेरशाह क्या कहते हैं, हम लोग कहाँ बिहार के थे और कहाँ से कहाँ कितना आगे तक गया। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। मृत्यु के कारण उसका कारण क्या था, तो उक्का नमक तोप वो खुद चलाए थे, उसी से जो है उसका मृत्यु हुआ था। और अब जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु होता है तो उसका उत्तराधिकारी की बात हुआ, तो शेरशाह सूरी के 2 उत्तराधिकारी हुए, एक तो आदिल खां और एक जलाल खां। जलाल खां बहार खां लोहानी के बेटा था, हम लोग जानते हैं, लेकिन अब इसी के बेटा हो गया क्योंकि बहार खां लोहानी मर गया और दुद्दू बेगम से वो शादी कर लिया था। तो जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है 22 मई 1545 को, तो नए शासक के रूप में आता है जलाल खां, जो उसका सेकेंड बेटा होता है जलाल खां, जिसे हम लोग इस्लाम शाह के नाम से भी जानते हैं। तो इस्लाम शाह 1545 से 1553 तक अपना साम्राज्य चलाते हैं। कहां, जैसे ही जलाल खां जो है गद्दी पे बैठते हैं तो उसे अपने भाई आदिल खां से
संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जलाल खां बहुत ही मतलब क्रूर क्या कहा जाए कि मतलब क्रम, यानी कि क्या कहते हैं, पहले से उसको युद्ध नीति का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था, तो वो आदिल खां को आराम से भगा देते हैं। ठीक है। और फिर बाद में कुछ सरदारों, जो आदिल शाह के जो वफादार सरदार था, वो विद्रोह करते हैं, तो जलाल खां उसे भी बहुत आसानी से दबा देते हैं। होता क्या है, अब 1553 ईस्वी में माय डियर, 1553 ईस्वी में जो है जलाल खां की मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र होता है फिरोज शाह। उस टाइम उसका एज 12 वर्ष होता है। तो जब जलाल खां की मृत्यु होता है, तो मृत्यु के कुछ ही दिन बाद, यानी कि जब 12 वर्ष का उसका बेटा होता है फिरोज शाह, उसे राजा बना दिया जाता है। लेकिन जब राजा बनता है कौन, फिरोज शाह, तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन शासन करते हैं, और तीसरा दिन उसी का मामा मुबारिज खां जो है फिरोज शाह की हत्या कर देता है और सूर वंश पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अब जो है माय डियर, सूर साम्राज्य धीरे धीरे 5 भागों में बढ़ता है। सूर साम्राज्य जो है धीरे धीरे 5 भागों में बढ़ जाता है। किधर, तो प्रथम था मुबारिज खां। तो मुबारिज खां जो है चुनार और बिहार के साइड में अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा होता है, यानी कि मुबारिज खां जो है चुनार और बिहार के साइड में अपना अधिकार करते हैं। और इधर सिकंदर शाह, जिसे हम लोग सिकंदर सूरी के नाम से भी जानते हैं, वो पंजाब, आगरा और दिल्ली पर जो है अपना अधिकार कर लेते हैं और उस क्षेत्र में अपना साम्राज्य को चलाते हैं। फिर होता क्या कि 1555 से पुनः हुमायूं जो शाह के मदद से इधर अटैक करता है दिल्ली की तरफ में, और दिल्ली के आसपास में एक सरहंद का युद्ध होता है, और सरहंद के युद्ध में सिकंदर शाह यानी सिकंदर सूरी को हराते हैं, और पुनः एक बार दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है 1555 ईस्वी में। और ये हम लोग हुमायूं की वीडियो में देखे थे इसके आगे। और माय डियर, आगे हम लोग इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा शेरशाह सूरी के ही बारे में, कि शेरशाह सूरी का प्रशासनिक विभाग कैसा था, शेरशाह सूरी में मंत्री को क्या कहा जाता था, गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था। तो इस तरह से शेरशाह सूरी का जो सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें शेरशाह सूरी का जो हम लोग प्रशासनिक विभाग के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम व्यू से वही वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको यह वीडियो कब चाहिए, कितना जल्दी चाहिए, इतना ही जल्दी मैं आपको यह वीडियो बनाऊंगा। हम लोग बात करेंगे पुनः एक बार शेरशाह सूरी के बारे में। शुरू से एक बार करते हैं रिवीजन कि शेरशाह सूरी को हम लोग, तो शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग एक बार करते हैं शुरू से रिवीजन। शेरशाह सूरी सासाराम में जन्मे, उसका पिता हसन खां थे, और वहां से वो जौनपुर में अपना शिक्षा ग्रहण किए, और वहां से वो बाहर खां लोहानी के यहाँ जाके नौकरी करने लगा। जब बाहर खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर रहा था, तो उसी के दरबार में कुछ अपोज होने लगा उसके साथ, तो वो भाग करके मुगल सेना में भर्ती हो गया, बाबर के सेना में, और वहां पे वो जाके चंदेरी में जो युद्ध हुआ था मेदिनी से, उसमें भाग लिया था। और वहां से जब वहां भी उसको अच्छा नहीं लगा, तो पुनः भाग करके कहाँ आ गया, तो बाहर खां लोहानी के दरबार में आ गया। बाहर खां लोहानी क्या हो गया, खुश हो गया, और खुश हो गया अपने बेटा वही जलाल खां का संरक्षक बना दिया। कुछ दिनों के उपरांत होता क्या है, तो बाहर खां लोहानी की मृत्यु होता है, और मृत्यु के बाद जो है शेरशाह सूरी के मतलब परिवर्तन होता है। वो उसके पत्नी दुदू बेगम से शादी करते हैं, और शादी करने के बाद दक्षिणी बिहार पर जो है उसका अपना अधिकार होता है, क्योंकि जलाल खां लोहानी कुछ सरदारों के भड़कावे में आकर के वो बंगाल साइड में भागते हैं। कुछ दिन बाद जो है ताज खां होता है कलिंजर के सरदार, उसका भी मृत्यु होता है, और वहां भी लाडली बेग से जो है शादी करते हैं और अपना साम्राज्य का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। वही 1532 में दोहरिया के युद्ध में मोहम्मद लोधी के साथ जो है वो थोड़ा सा हेल्प करता है हुमायूं के खिलाफ में। तो हुमायूं जो है कलिंजर का युद्ध करते हैं 1532 में ही, और हुमायूं के साथ एक संधि होता है। अब हुमायूं जो है माय डियर आगे बढ़ता है गुजरात के तरफ में, गुजरात के साइड में, और उधर जो अपना शेरशाह सूरी जो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा होता है। 1534 में जब बंगाल को जीतता है, तो हुमायूं को यह अच्छा नहीं लगता है, तो हुमायूं पुनः उसे लड़ने के लिए आते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग पढ़े पूरा क्या कहता है इसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में एक एक पॉइंट। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। और इसका हम बहुत जल्दी ही इसका नोट जो है हम अपने टेलीग्राम पे उपलब्ध कराने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।